हेलो एवरीबॉडी। आज वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने लिया था हाइगन्स थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न, जब भी दो कोहेरेंट वेव एक ही डायरेक्शन में ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करें और सुपर इम्पोज हों, तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है सुपरफेस वेव की मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होती है डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्पेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पेस के डिफरेंट पॉइंट पर, एक पॉइंट पर मैक्सिमम तो दूसरे पॉइंट पर मिनिमम हो, तो ये फिनोमिनन कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फाइन। इंपॉर्टेंट कंडीशन इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करने के लिए होती है कि हमारे जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं? दो सोर्सेस, ऐसे सोर्सेज जो कंटिन्यूसली लाइट को एमिट करे, जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी समान हो, साथ ही साथ फेज डिफरेंस उनके बीच का कांस्टेंट रहे, राइट? तो ऐसे सोर्सेज कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। अब कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए वो देख लेते हैं। दो सोर्सेस इन जनरल कोहेरेंट नहीं मिलते हैं नेचर में, इसलिए उनको सिंगल सोर्स से या एक ही डिवाइस से हम रिसीव करते हैं। दो सोर्सेस जिनको हम कोहेरेंट कहने जा रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक ही वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ तो एक ही फ्रीक्वेंसी, तो फिर वो कोहेरेंट कहलाएंगे। पाथ डिफरेंस उनसे जो लाइट इमिट हो रही है, लाइट वेव्स, अगर वो उनके लेंथ ऑफ कोहेरेंसी से छोटा हो या नेग्लिजिबल हो तो भी फिर वो कोहेरेंट होते हैं। अब डिटेल में जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कोहेरेंसी, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरफेरेंस का। दो जो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट हैं कोहेरेंसी के लिए, पहला है टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल वर्ड बना है टाइम से, टाइम के रेस्पेक्ट में कोहेरेंट हैं वेव्स, तो फिर वो टेम्पोरल कोहेरेंस कहलाती हैं। तो ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ ऑलवेज मेंटेनिंग द सेम फेज डिफरेंस एक ड्यूरिंग कांस्टेंट टाइम इंटरवल, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फिर वो क्या कहलाती हैं? टेम्पोरल कोहेरेंस। फाइन। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से एक्साइज स्टेट में हो, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक्साइज स्टेट में जाता है तो एक्साइटेड स्टेट में वो स्टेबल नहीं होता है, यू नो वेरी वेल। तो ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो इमिट करता है फोटॉन्स को, जिसे हम लाइट एनर्जी कहेंगे, बंडल ऑफ फोटॉन्स, साइनोसोडियल वेव्स के रूप में, कुछ ऐसा। मान लीजिए ये एक्साइटेड स्टेट है आपकी और ये ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, तो ऐसे साइनोसोडियल वेव्स के रूप में फोटॉन्स को इमिट करता है, लाइट एनर्जी को इमिट करता है। अब इसमें देखिए, हम इन दो वेव्स को कोहेरेंट कब कहेंगे? कि जिस इंस्टेंट पर पहली वेव का क्रस्ट है उसी इंस्टेंट पर दूसरे का क्रस्ट होना चाहिए। क्रस्ट जिस इंस्टेंट पर आ रहा है उसी इंस्टेंट पर हो। लाइकवाइज ट्रफ जिस इंस्टेंट पर है उसी इंस्टेंट पर दूसरी वेव का होना चाहिए। ट्रफ जिस इंस्टेंट पर है उसी इंस्टेंट पर हो, तो फिर ये वेव कहलाएंगी हमारी टेम्पोरल कोहेरेंट। कोहेरेंट हैं लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में है, इसलिए टेम्पोरल कोहेरेंस कहला रही है। फाइन। अब एक एस्पेक्ट आता है, कई बार यूटिलाइज होता है, लेंथ ऑफ कोहेरेंस। तो ये लेंथ ऑफ कोहेरेंस क्या होता है? लेंथ डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। टॉ जो रिप्रेजेंट किया है ये कहलाता है टाइम ऑफ कोहेरेंस, कितने टाइम के लिए कोहेरेंट रहा है। फाइन। एक एग्जांपल ले लेते हैं लेजर लाइट के लिए। देखिए, वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई सी भी हो, 3 इंटू 10⁸ वैक्यूम के अंदर, लेजर के लिए टाइम ऑफ कोहेरेंसी होता है 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड का। तो लेंथ ऑफ कोहेरेंसी हम फाइंड करें तो इट कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10⁵ मीटर, मीन्स किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 600 किलोमीटर। क्लियर है? सेकेंड कॉन्सेप्ट है स्पेशल कोहेरेंस।
स्पेशल ये वर्ड बना है स्पेस से, यानी कि पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे इस बार हम। जब भी दो लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी समान हो या वेवलेंथ, ऑलवेज मेंटेनिंग द सेफ फेज डिफरेंस ड्यूरिंग एनी टाइम, तो फिर वो कहलाती है स्पेशल कोहेरेंस। ये एक मेन सोर्स हमने ले लिया, राइट। अब एक पॉइंट सोर्स है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करेगा जो स्पेस में आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने हाइगन्स थ्योरी और वेव फ्रंट के बारे में आइडिया लिया था, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है उसे वो रेफर कर लें। वेव फ्रंट पर जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं वो कहलाते हैं लाइट रे, दीज आर द लाइट रेज, ओके। एक ही वेव फ्रंट पर कोई भी दो पॉइंट होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ये दूसरे वेव फ्रंट पर ले लिया हमने क्यू डैश। एस जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है उससे P और Q दो पॉइंट हमने लिए हैं, वो किसी भी टाइम पर हम बात करें वो तो इक्वल डिस्टेंस पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो रेडियस हो गया ना स्फेरिकल वेव फ्रंट, चाहे वेव फ्रंट बढ़ता हुआ चला जाएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये वाला ये बन गया तो इस पर P और Q पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस तो समान रहेगी। डिस्टेंस समान हुई तो पाथ ट्रेवल्ड बाय दीज टू लाइट रेज, जैसे एस से पी तक और एस से क्यू तक, वो इक्वल होगा हमेशा, यस और नो। तो पाथ डिफरेंस जीरो हो गया दोनों के बीच का, एस पी और एस क्यू के बीच में। तो जब पाथ डिफरेंस जीरो हो गया तो फेज डिफरेंस भी जीरो हो गया। फेज डिफरेंस जीरो हो गया, कैरी द मीनिंग कि वो एक ही फेज में है। तो वो पी और क्यू ये दोनों पॉइंट स्पेशल कोहेरेंस कहलाएंगे। स्पेस में किसी भी टाइम पर अपन देखें पी और क्यू दो जो पॉइंट हैं सेकेंडरी वेवलेट के जो सोर्स हैं ये हमेशा क्या होंगे, एक ही फेज में होंगे और क्या कहलाएंगे, स्पेशल कोहेरेंस। क्लियर है? इसमें टाइम नहीं, इस पोजीशन देखी जा रही है, एक ही वेव फ्रंट पर दो पॉइंट है। क्लियर है ये वाली बात, है ना? अच्छा, अगर हम इन दो पॉइंट्स की बात करें Q एंड Q डैश की, ये जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, अगर लेंथ ऑफ कोहेरेंसी के कंपेयर में नेग्लिजिबल हो तो उस केस में ये दोनों पॉइंट भी आपस में स्पेशल कोहेरेंस कहलाएंगे। P और Q डैश भी आपस में क्या कहलाएंगे, स्पेशल कोहेरेंस। लेकिन प्रोवाइड ये सेपरेशन क्या हो, नेग्लिजिबल हो। एग्जैक्टली नॉट बट ऑलमोस्ट स्पेशल कोहेरेंस कहलाएंगे। क्लियर है? अब इंटरफ्रेंस जो वेव्स करने जा रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। दो कोहेरेंट लाइट वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मान लीजिए फाई है उनके बीच में, उनके बीच के सुपरपोजिशन की बात करने जा रहे हैं हम। ऐसी दो लाइट वेव ले रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी समान है, एक ही डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और उनके बीच का फेज डिफरेंस है कांस्टेंट, क्योंकि हमने क्या बताया, इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कोहेरेंसी, तो ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, वो मान लिया हमने फाई है। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले को रिप्रेजेंट किया y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, सेकेंड को y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो दोनों में फेज डिफरेंस है फाइव। फाइव टाइम और पोजीशन का फंक्शन नहीं है, डिफरेंस है लेकिन वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी, कोहेरेंट वेव कहलाएंगी। इनके सुपरपोजिशन की बात करते हैं। इसमें ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैकेनिकल वेव्स में बात होती है। a1 a2 एम्पलीट्यूड्स हैं और y1 y2 इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट। देखिए लाइट वेव्स में दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। उसमें जो इलेक्ट्रिक फैक्टर होता है वही लाइट फैक्टर होता है, लाइट के लिए या विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेक्चर में ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, जिन्होंने नहीं देखा वो इसे रेफर करें। अब इनका सुपरपोजिशन की बात करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, है ना, वैल्यू रख दें। y1 हमारे पास क्या है, a1 साइन ओमेगा टू, और y2 a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइन, ओके। अब इसमें लगाए साइन a प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ब्रैकेट ओपन कर ले। a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, राइट। तो यहाँ से देखिए हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, साइन ओमेगा टी फर्स्ट वाले जो फैक्टर है इसमें, तो फर्स्ट में बचा a1
और सेकंड में बचा a2 cos फाई साइन ओमेगा टी कॉमन आ गया, और ये थर्ड हमारा फैक्टर एज इट इज दिखाई दे रहा है आपको, राइट। ओके, अब ये जो ब्रैकेट में नजर आ रहा है इसको मान लेते हैं a cos थीटा है ना भाई, कांस्टेंट ही तो है इसको, तो दो कांस्टेंट के प्रोडक्ट के रूप में हमने रिप्रेजेंट कर लिया, कोई इश्यू नहीं है। इसी तरीके से इसको मान लिया a sin थीटा थोड़ी देर के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। फाइन, डायग्राम से दिखाएं इसे कि हमारे पास दो वेव थी, एक का एम्पलीट्यूड था a1 और दूसरे का था a2 और इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस था फाई। अभी हमने क्या कर लिया है बेसिकली, देखिए a2 के दो टुकड़े कर लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट a2 cos फाई और a2 sin फाई रेक्टेंगुलर, तो ये x डायरेक्शन में हो गया a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई, तो इसको हम कह देंगे a cos थीटा और ये जो है a2 sin फाई को कह देंगे a sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? फाइन, तो रख देंगे वाली वैल्यू a cos थीटा sin ओमेगा टी प्लस a sin थीटा cos ओमेगा टी। फाइन, तो ये दोबारा sin a प्लस b बन गया हमारा, तो हम इसे लिख सकते हैं sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा, तो sin a प्लस b हो गया, तो यानी कि sin ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया। तो रिजल्टेंट जो इंटरफेरेंस से वेव बनी है उसका इक्वेशन आ गया है, a हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, y रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, और थीटा है रिजल्टेंट फेज डिफरेंस इनिशियल के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट a1 वाली जो थी हमारी y1 उसके रेस्पेक्ट में फेज डिफरेंस है थीटा। इसे यहाँ दिखाया डायग्राम में, a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया और थीटा फर्स्ट वाले जिसका कि एम्पलीट्यूड a1 था उससे फेज डिफरेंस है, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। फाइन, इनकी वैल्यू फाइंड करना चाहे a और थीटा की, तो देखिए जब भी फिजिक्स में साइन और कॉस में दो इक्वेशंस होती हैं तो सिंपल सा होता है कि स्क्वायर करके ऐड कर दें अपन। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशंस है हमारी इनको स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें। तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 बन जाएगा। सॉल्व करके देखें, वीडियो को पॉज करके अपने आप से, क्या ये आ रहा है? वेक्टर में भी इसी तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। और थीटा फाइंड करना है तो एक साइन थीटा है कॉस थीटा, सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करोगे तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, है ना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय द 1, तो क्या ये आ जाएगा? चेक करो, पॉज करो इसको और कॉपी में करके देखिए आप कि वाकई ऐसा आ रहा है। चलिए इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस वेव की बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड की बात की है भी अपन ने। इंटेंसिटी यू नो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दें तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर हो गया। ए जो एम्पलीट्यूड फाइंड किया हमने वो वैल्यू रख दें यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन करने पर हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। रूट के में कुछ डाउट है तो ये इस दैट कैरी द मीनिंग जस्ट के से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन, रूट के। फाइन, जब इंटेंसिटी आई के स्क्वायर है तो के ए वन स्क्वायर क्या हो गया? आई वन हो गया। के ए टू स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई टू, है ना। ये फैक्टर हो जाएगा रूट आई वन और ये रूट आई टू। क्लियर, रख दें। ओके, तो हमारे पास रिलेशन आ गया इंटेंसिटी इंटरफेरिंग वेव्स का I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट I1 I2 cos फाई। क्लियर? ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो तरीके का मेनली इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव कैरी द मीनिंग कि जब इंटेंसिटी सुपरपोज्ड वेव का मैक्सिमाइज हो जाता है। आप खुद से बात करें अपन कि इंटेंसिटी मैक्सिमाइज कब होगा? जब ये cos फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, देन ओनली ये रिलेशन आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, राइट। अब cos थीटा 1 कब होता है? 0 डिग्री पर, और एक साइकिल पूरा होने पर दोबारा अपनी वैल्यू को cos थीटा रिपीट करता है, sin थीटा और cos थीटा दोनों रिपीट करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये पीरियोडिक या हार्मोनिक फंक्शन, यू नो वेरी वेल। फाइन, ओके, तो पहला होगा जबकि फाई की वैल्यू कितना हो जाए? 0, 2 पाई एड ऑन कर दें तो 2 पाई हो गया, फिर 2 पाई एड ऑन कर दें तो 4 पाई हो गया, है ना। तो हम फाई जो कि फेज डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 2n पाई, n की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 रख कर देखें। 0 रखा तो 0 आया, तो हमें पता है ना cos 0 1 होता है। 1 रखेंगे तो 2 पाई, यानी दोबारा एक साइकिल के बाद में अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। 2 रखेंगे तो 4 पाई।
और इसी तरीके 3 पर 6 पाई पर हमारा इंटरफेरेंस कैसा हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। फाइन। कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस की बात करें अपन, पाथ डिफरेंस या तो हम फॉर्मूले से फाइंड करें या सिंपल टेक्निक बता रहे हैं जो फिजिक्स के काफ़ी सारे चैप्टर्स में काम में आएगा हमारा। देखिए एक साइकिल यानी एक वेव, एक साइकिल एक वेव के इक्विवेलेंट, और एक वेव का लेंथ वेवलेंथ के बराबर होता है ना। दोबारा एक साइकिल पूरा होने में कितना फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, 2 पाई। कितना, 2 पाई। सहमत है, 360 डिग्री। तो ये तो एक वेव के इक्विवेलेंट हो गया यानी लैम्डा। तो हम इस बात को, छोटी सी बात है, ध्यान रखें तो फिजिक्स में बहुत जगह पर काम में आएगी ये वाली बात कि 2 पाई फेज डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट होता है, लैम्डा पाथ डिफरेंस के। रेडी। तो 2 और पाई की जगह पर लैम्डा रख दें तो सिंपली पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा एल लैम्डा। यस और नो, 2 पाई की जगह लैम्डा रख दें, डेल्टा वाई यहाँ पाथ डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, ओके। तो ये वैल्यू रख दें आप, cos फाई की वैल्यू +1 यहाँ पर, तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। अब देखिए इसको a + b का होल स्क्वायर बना सकते हैं कैसे, I1 को हम ऐसा मान सकते हैं √I1 का स्क्वायर, I2 को क्या मान सकते हैं √I2 का स्क्वायर। यस और नो, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं √I1 + √I2 का स्क्वायर। फाइन, ओके। अब अज्यूम कीजिए कि जो हमारे सोर्सेज है उनके साइजेस, यहाँ W का मतलब विड्थ से है, साइजेस बराबर हो तो फिर उनसे पास ऑन होने वाली लाइट की एनर्जी या इंटेंसिटी भी बराबर होगी। सपोज आई है तो यहाँ दोनों जगह आई रखें अगर हम, √I + √I का स्क्वायर, √I + √I, 2√I, 2√I का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √I का स्क्वायर I, तो 4I। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारे इस केस में, 4I। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हमारा बढ़ गया है, कितना हो गया, 4I। क्यों है कंस्ट्रक्टिव, इस बात को हम एक बार दोबारा समझने की कोशिश करें कि भाई एनर्जी टोटल, फर्स्ट का I1 था, दूसरे का I2, तो I1 + I2 होना चाहिए, लेकिन देखिए कुछ और एड ऑन हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया। अगर दोनों की इक्वल है तो I + I 2I होना चाहिए, लेकिन 4I मिल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर। दूसरे तरीके का इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव, जहाँ की हमारी इंटेंसिटी जो होती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो क्या हो जाती है, मिनिमम। ये फैक्टर मिनिमम कब होगा, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम हो, और cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। कितना, -1। तो यहाँ -1 अगर हम रख देंगे तो मिनिमम आना है। तो पहले खुद से देखो cos फाई की वैल्यू -1 कब होती है, क्या पाई पर होती है, यस। फिर एक साइकिल यानी 2 पाई के बाद दोबारा रिपीट होगी यही वैल्यू, पाई + 2 पाई कितना हो गया, 3 पाई। फिर 2 पाई एड ऑन करो, 5 पाई, तो पाई 3 पाई 5 पाई यानी ओड नंबर हो गया। तो फेज डिफरेंस हो गया 2n - 1 पाई, n की वैल्यू 1 2 3, जैसे आपने 1 रखा, 1 रख के देखो, 2 × 1 2 - 1 1 पाई, तो ये पाई आ गया। 2 रखे पर यहाँ पर 4 - 1 3 पाई, 3 रख के देखो 5 पाई, तो आ गया पाई 3 पाई 5 पाई। फेज डिफरेंस यदि है तो इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम, और इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव। तो कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस के लिए हमने क्या बताया था, 2 पाई इक्विवेलेंट होता है लैम्डा के। 2 पाई किसके इक्विवेलेंट होता है, लैम्डा के। तो पाई किसके इक्विवेलेंट होगा, λ/2 के होगा ना, तो सीधा बस यहाँ λ/2 रख दो, आगे बात समझ में सिंपल है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 2n - 1 λ/2, है ना। तो ऐसे केस में cos फाई की वैल्यू -1 रख दें तो क्या ये फैक्टर आ जाएगा, है ना। तो इसको भी a - b का होल स्क्वायर लिख दें अपन, तो √I1 - √I2 का स्क्वायर। क्लियर है। अगर हमारे सोर्सेज के साइजेस इक्वल है तो इंटेंसिटी इक्वल है, तो आप खुद सोचो, यहाँ भी आई रख रहे हैं, यहाँ भी आई, तो ये तो जीरो हो जाने वाला है, तो इंटेंसिटी बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, है ना, डार्क फ्रिंजेस बनने वाली। बात समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब जानते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज एक्सपेरिमेंटली कैसे मिलते हैं हमको, उनके कौन कौन से मेथड हैं। वेरी फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट में हम इनको काम में लेते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इसे हमें डिटेल में लेंगे भी। दूसरा होता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एंड द लॉयड मिरर। इन एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेज जो मिलते हैं वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से मिलते हैं। दूसरा मेथड होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, जिसमें हम पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करते हैं।
ये हमें कुछ एक्सपेरिमेंट में काम में लेते हैं, जैसे इंटरफेरेंस ड्यू टू द थिन फिल्म। आपने देखा होगा बारिश के जस्ट बाद में कलर फिल्म्स नज़र आती हैं, फ्रिंजेस नज़र आती हैं, वो होती है थिन फिल्म के कारण इंटरफेरेंस। उसमें होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट, इन तीनों एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें जो कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से मिलते हैं। तो अब डिटेल में हम लेके चलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है क्या है, एक मेन सोर्स है ना, सामने एक सिंगल स्लिट रखा हमने, और एक ही सोर्स से दो सोर्सेज हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर। तो वेरी फर्स्ट मेथड यहाँ पर काम में लेंगे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाला, है ना। ओके, ये स्क्रीन, सबसे पहले लाइट यहाँ आया, है ना। जब इंसिडेंट हुआ डबल स्लिट पर, तो ये दो सोर्स की तरह से काम करेंगे, दो स्लिट आपका, और यहाँ स्क्रीन पर हमको फ्रिंजेस मिलने वाली है। फाइन, ओके। तो अब डिटेल में ले लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है, क्या फिजिक्स है इसका। एक वेव हमारे पास है ना, जिसका किसी इंस्टेंट पर ये एम्पलीट्यूड दिखाया है। बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है लाइट के अंदर। फाइन, ओके। एक दूसरी वेव लें जिसके डिस्प्लेसमेंट को y2 कहें अपन, और ये दोनों एक ही फेज में है। एक ही फेज में कैसे हैं, देखिए, जब इसका क्रस्ट है तो इसका क्रस्ट है ना, इसका ट्रफ है तो उसी समय इसका ट्रफ है, दोनों का। तो ये कौन सा इंटरफ्रेंस होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव होने वाला है। कंस्ट्रक्टिव है तो रिजल्टेंट आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी उस केस में आपका। तो ये क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है बात। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव की बात करें, मान लीजिए ये फर्स्ट है आपका, अब दूसरी अपोजिट फेज में हो, तो अब ये देखिए अपोजिट फेज में ये दोनों, है ना, कि एक का क्रस्ट है तो दूसरे का ट्रफ आ गया, तो ये अपोजिट फेज में हो गई ना दोनों। तो ऐसे केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। देखिए ग्रीन ये जो वेव है ये रिजल्टेंट बता रही है आपकी। तो ये ऐसा इंटरफेरेंस कहलाएगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें रिजल्टेंट कैसे मिला है, y1 में से y2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिला हमें डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो यंग्स पर यदि हम फोकस करते हैं, फाइन, हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स था, उससे हमने डबल स्लिट लगाकर दो सोर्सेस बना लेते हैं। ठीक है, अब दोनों से वेव स्टार्ट होती है। पॉइंट सोर्स से कौन सी वेव जनरेट होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जिन्होंने नहीं देखा उसको रेफर करें। और दोनों स्पेस में आगे बढ़ेंगे, देखिए किस तरीके से, लाइक दिस, और दोनों में इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। जहां दोनों एक ही फेज में मिलेंगी, जैसे ये पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट जो रेड में दिखाया हमने यहाँ पर, वहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, इसको हम ब्राइट कह देंगे, ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएंगी। और जहाँ ये अपोजिट फेज में होंगी, है ना, अपोजिट फेज में होंगी, वहाँ डार्क ब्राइट बनेगा, वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है, राइट। ओके, सब कुछ डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस, रिजल्टेंट या फेज डिफरेंस पर। देखा था हमने कि cos फाई की वैल्यू +1 होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है आपका, है ना। तो फाई कहा था हमने 2n पाई, और पाथ डिफरेंस था n लैम्डा, है ना। इसी तरीके से 2n-1 λ/2 पाथ डिफरेंस था तो डिस्ट्रक्टिव था। तो ये सब कुछ पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में YDAC में पाथ डिफरेंस पहले कैलकुलेट करेंगे अपन, राइट। स्केच बना लेते हैं। ये हमारा मेन सोर्स, ये डबल स्लिट रख दिया हमने, S1 S2, है ना, दोनों के बीच का सेपरेशन डी ले लिया, और ये स्क्रीन की पोजीशन दिखा दी, राइट। ये सेंटर पॉइंट है इसका। स्क्रीन जो है हमारे डबल स्लिट से कैपिटल D डिस्टेंस पर बना लिया हमने। अब मेन सोर्स से लाइट रे आगे बढ़ रही है ना, डबल स्लिट पे पड़ा, और यहाँ से इस स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट पर हमने देखा था सुपरपोज्ड पॉइंट्स होते हैं, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा। तो यहाँ अभी डिस्कस करने के लिए कोई एक पॉइंट ले लेंगे, है ना, मान लेते हैं P पॉइंट ले लिया, जो कि पर्टिकुलर किसी एंगल थीटा पर सुपरपोज्ड हो रही है, S1 S2 से चलने वाली वेव्स, राइट। तो यहाँ P पर जो पहुँच रही हैं वेव्स, इनमें हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, राइट, जो कि स्क्रीन के सेंटर से फिलहाल स्क्रीन का और अनडाउटली इंटरफेरेंस पैटर्न का भी सेंटर है फिलहाल यहाँ, तो ये x डिस्टेंस पर है,
राइट। पाथ डिफरेंस, S1P और S2P के बीच में पाथ डिफरेंस, तो हमने S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया M, राइट। तो हम ये मान लेते हैं एक्चुअली कि ये वाला S1P और MP ऑलमोस्ट इक्वल होगा, तो S2M के बराबर ये पाथ डिफरेंस होगा इनके बीच में। ये पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2M के बराबर, ये सुनो, जिसको हमने डेल्टा वाई कह दिया। फाइन, अब मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर x डिवाइडेड बाय द बेस द कैपिटल D, क्लियर। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए जो नॉन चीजें होती हैं उन्हीं से फाइंड करते हैं। देखिए इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पता है, तो साइन थीटा से देख लें एक बार, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, राइट। अब एंगल थीटा क्या होते हैं? हमारे स्मॉल होते हैं। क्यों? आप कभी भी देखें न्यूमेरिकल वैल्यूज पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जो ये d होता है ये तो mm में होता है, स्मॉल d तो, और ये होता है मीटर में, 1 मीटर 2 मीटर, राइट। ये तो बहुत छोटा होता है और ये बहुत बड़ा होता है, तो ये एंगल हमारे बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो थीटा यदि स्मॉल होता है तो आपको पता है उस केस में थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा ऑलमोस्ट आपस में इक्वल होते हैं। दोनों को इक्वेट कर दें डेल्टा वाई को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स डी बाई कैपिटल डी। क्लियर है वाली बात? ये पार्ट डिफरेंस है हमारे पास में। अब पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने डार्क एंड, है ना, ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी, डिफरेंट पोजीशन पर हो रही है ना। तो वो एक्स पोजीशन, एक्स कितना सेंटर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है वो देखने जा रहे हैं। पहले ब्राइट फ्रिंजेस की बात करेंगे। पार्ट डिफरेंस यदि है एल लैम्डा के बराबर, तो हमारे पास क्या बनना है? ब्राइट फ्रिंज बनना है। तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। एन की वैल्यू क्या थी इसमें? 0 1 2 3, राइट। इसी तरीके से डार्क फ्रिंजेस की बात कर ले, पी पॉइंट पर अगर डार्क फ्रिंज बन रहा है तो पाथ डिफरेंस हमारा एक्स डी बाई डी क्या होना चाहिए? 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाला है? 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 की, और n क्या था इसमें? 1 2 3। क्लियर है इतनी बात, है ना? ओके। फ्रिंज विड्थ, अब डार्क ऑल्टरनेट बनती है, सेंट्रल होता है ब्राइट, जहाँ की पार्ट ऑफ फ्रिंज 0 होता है, उसके बाद में ऑल्टरनेटली ब्राइट के बाद में डार्क, फिर ब्राइट एंड डार्क एंड ब्राइट ऐसे चलता है। तो डार्क जो फ्रिंज बनती है दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट के बीच में बनता है ना। तो डार्क, बीटा का मतलब विड्थ, डी का मतलब डार्क, तो ये कॉन्सिक्यूटिव दो हम ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन ले लेंगे, राइट। तो हमने nth के लिए लिया n लैम्डा बाई डी, और n-1 के लिए n की जगह लग दिया n-1। तो इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करके देखो जरा कैसा आ रहा है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो डार्क फ्रिंज का विड्थ ये हो गया हमारे पास में। इसी तरीके से ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकाला है। ब्राइट फ्रिंज बनता है दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच में, है ना। तो डार्क के दो एक्स के बीच का डिफरेंस ले लेंगे अपन, डस कह दिया हमने यहाँ पर। n के लिए तो ये है, और n-1 के लिए n की जगह n-1 रख दे अपन। इसको सॉल्व करें, खुद पॉज करके सॉल्व करके देखो तो फिर कॉन्फिडेंस आता है क्या यही आ रहा है ब्राइट के लिए। तो आप क्या देखते हैं कि इट इज़ इंटरेस्टिंग कि YDSE में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, फ्रिंज विड्थ चाहे तो डार्क हो चाहे ब्राइट है, दोनों की दोनों क्या होती हैं? इक्वल होती है। क्लियर है ये वाली बात? अब एक फिक्स इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है, इस पर एक बार नज़र डाल लें। सबसे पहले वो दो सोर्स जो इंटरफेरेंस करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि क्या होने चाहिए? कोहेरेंट, सबको पता है ना। फिर दूसरी की दोनों की दोनों वेव्स एक ही प्लेन में पोलराइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक्स, एक तो एक्स में है दूसरी वाई में, तो एक ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना। दो सोर्सेस very close to each other, the pattern must be observed at a large distance to have a sufficient width of the fringe। ध्यान दीजिएगा, फ्रिंज विड्थ क्या थी? लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। डी जितना ज़्यादा होगा विड्थ उतनी ही अच्छी होगी और वो पैटर्न आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये सुनो, कैपिटल डी जितना ज़्यादा होगा, राइट। सफिशिएंट लार्ज डिस्टेंस होनी चाहिए। सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक कैरी द मीनिंग एक ही कलर के होने चाहिए दोनों सोर्सेज, अदरवाइज डिफरेंट कलर एक दूसरे में ओवरलैप होंगे, आपको अच्छा पैटर्न नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं नजर आएगा। और
यदि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड समान है तो फिर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। अपन ने देखा था कि W1 W2 इक्वल है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या आई थी इंटेंसिटी 4i ब्राइट की, डार्क की कितनी 0, तो 4i और 0 का डिफरेंस ज़्यादा हो गया औरों के कंपेयर में, है ना, चमक इंटेंसिटी, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो बेटर पैटर्न नज़र आता है। तो बेटर पैटर्न दिखाई देने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि दोनों का एम्पलीट्यूड हम बराबर रखें। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एम्पलीट्यूड अलग होता है तो भी इंटरफेरेंस तो होता है ना, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड होगा तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा, पैटर्न अच्छा दिखाई देगा। क्लियर है ये वाली बात? ओके, अब YDAC पैटर्न में डिफरेंट पॉइंट पर जो इंटेंसिटीज होती है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, राइट। इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोज्ड वेव का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, I1 + I2 + ट्वाइस रूट I1 I2 cos phi, ठीक है। cos phi मैक्सिमम था तो हमारा कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम था तो क्या था, डिस्ट्रक्टिव। लेकिन केवल यही दो बातें नहीं न्यूमेरिकल में काम में आती है, कुछ और भी, तो वो सारी की सारी यहाँ पर हम कंसाइज करेंगे। अब अचानक से न्यूमेरिकल में ये बात आ जाती है कि सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है, कोहेरेंट नहीं है तो ये कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर सिंपल एनर्जी का सम होगा, इंटेंसिटी का सम होगा, आपको आंसर करना है I1 + I2। ध्यान रहे वर्डिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज इंपॉर्टेंस रखती है लेकिन वर्डिंग पर ध्यान देंगे कि हमारे कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, उस केस में टोटल इंटेंसिटी आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, I1 + I2। क्लियर? हाँ ठीक है, कोहेरेंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये हमने देखा था, फेज डिफरेंस 0, 2π 4π होता है तो cos phi 1 हो जाता है, तो हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाती है क्योंकि I1 + I2 + ट्वाइस रूट I1 I2 बढ़ गया है कंस्ट्रक्टिव, और जिसको हमने ऐसे लिखा था, है ना ये, लेकिन तभी होगा जब कोहेरेंट होंगे। ऑसिलेट विड्थ इक्वल हो जाने पर, रिवाइज कर रहे हैं बातों को, I1 I2 इक्वल हो जाता है तो क्या हो गया था, 4i। क्लियर है? इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव की बात करें जहाँ की फेज डिफरेंस हमारे पाई 3π 5π होते हैं तो cos phi की वैल्यू -1 हो जाती है ना, तो ये -1 रखते हैं तो इंटेंसिटी हमारी मिनिमाइज हो जाती है। भाई अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता तो इंटेंसिटी I1 + I2 होनी चाहिए ना, लेकिन देखो कम हो गई माइनस फैक्टर से। तो हम लिख सकते हैं इसको √I1 - √I2² और स्लिट विड्थ इक्वल हो जाने पर I1 I2 दोनों इक्वल हो गया तो इंटेंसिटी कितनी हो गई थी हमारी, 0। यस और नो? क्लियर है वाली बात? एवरेज इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न में देखें अपन, मैक्सिमम प्लस मिनिमम का एवरेज ले लें अपन, दोनों फॉर्मूले रख दें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा फैक्टर आपका, बाकी हो गया ट्वाइस I1 I2/2, 2 से भी 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये कि एवरेज इंटेंसिटी तो वही होती है भाई, आपको पता है एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, इंटेंसिटी तो एनर्जी का ही फॉर्म होता है ना। देखने में हमको ऐसा लगता है कि इंटरफ्रेंस पैटर्न के अंदर जो इंटेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, मैक्सिमाइज हो रही है, मिनिमम हो रही है, तो इट इज जस्ट ऑसिलेटिंग, एनर्जी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में ऑसिलेट होती रहती है, लेकिन पैटर्न की एवरेज इंटेंसिटी उतनी ही रहती है जितनी टोटल सोर्सेज की से मिल रही है इंटेंसिटी, क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट थोड़ी होती है। ऐसा लगता है कि बढ़ गई, एनर्जी बढ़ सकती है क्या, नहीं, डिस्ट्रॉय होगी नहीं, जो टोटल एवरेज एनर्जी तो उतना ही रहने वाला है ना। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न में केवल एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होती है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, तो इसलिए एवरेज एनर्जी तो वही रहती है, कांस्टेंट रहती है। इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रहे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो फुलफिल इन इंटरफ्रेंस पैटर्न। ऐसा नहीं सोचेंगे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो एनर्जी नहीं हो रही, वहाँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में ऑसिलेशन होता रहता है बस एनर्जी। क्लियर है? फाइन। इंटेंसिटी एट इंटरमीडिएट इंटरफेरेंस। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो केवल एक ही बात ध्यान आता है कि कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव। भाई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में भी काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं। अब वो कैसे, देखिए जब फाई 0 है तो कंस्ट्रक्टिव है, ओके, पाई आ गया फेज डिफरेंस तो डिस्ट्रक्टिव आ गया, फिर 2π आया तो कंस्ट्रक्टिव। 0 से पाई के बीच में और कितनी सारी फेज डिफरेंसेस होंगे,
पाथ डिफरेंसेस होंगे, 0 से पाई के बीच में कितनी सारी वैल्यू होगी, तो अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ और होंगी, अब वो 4i और 0 ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही पाई और 2 पाई के बीच में कितनी सारी वैल्यूज होंगी, बात समझ में आ रही, 3π/2, 0 पाई के बीच में π/2, π/4, π/6 कुछ भी हो सकता है, तो न्यूमेरिकल में ये चीज़ काम में आएगी, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, आजकल इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए जब इंटरफ्रेंस होता है तो इंटेंसिटी होती है पहले तो, है ना, अगर स्लिट विड्थ इक्वल हो रही है तो उस केस में I1 I2 इक्वल हो जाता है, और हम इसको ऐसा लिख लेते हैं II, तो ये बनेगा पहले तो फॉर्मूला, तो रूट आई का स्क्वायर, ये भी आई हो गया, तो 2 ये 2i, ये भी 2i कॉमन ले लें तो 1 + cos phi हो गया, और 1 + cos phi को हम ऐसा लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 2 cos स्क्वायर phi/2, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, आर का मतलब यह रिजल्टेंट इंटेंसिटी है 4i cos स्क्वायर phi/2। 4i कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमाइज होती है जब I1 I2 इक्वल होती है ना, तो इसको हमने I0 कह दिया, 4i को क्या कहते हैं I0। तो एक तो सबसे पहले एक छोटा सा हमने एक रिलेशन तैयार कर लिया कि किसी भी 5 फेज डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है स्क्रीन पर, वह इंटेंसिटी होती है I0 cos स्क्वायर phi/2। I0 क्या है 4i, राइट, एक बात। ओके, अब किसी आपसे स्क्रीन के सेंटर, यानी जब भी हम यहाँ सेंटर कह रहे हैं तो पैटर्न के सेंटर से मतलब है किसी x डिस्टेंस, है ना, सेंटर, पैटर्न के सेंटर पे सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बनता है, वहां से x डिस्टेंस पर आपसे इंटेंसिटी पूछा जाए, ये तो वो 5 फेज डिफरेंस पर आपसे कह दिया जाए कि स्क्रीन के सेंटर से 2 mm पर इंटेंसिटी बताओ, है ना, ऐसे, फाइन। तो सबसे पहले तो रिलेशन देख लें पाथ डिफरेंस, क्योंकि हमने डेल्टा y और x में हमारे पास एक रिलेशन है, YDAC में देखा हमने उसको, है ना, कि फाई जो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, छोटी सी बात मैंने बताई, वो पाथ डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट होता है, लैम्डा के, है ना, तो ये रिलेशन आप याद रख सकते हैं, फाई 2 पाई तो डेल्टा वाई कितना लैम्डा, तो ये रेशियो इक्वल हो गया आपस में। तो फाई मेरे को अगर निकालना है पाथ डिफरेंस है, तो ये रिलेशन मेरे पास आ गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या आया था, YDAC एक्सपेरिमेंट में देखा था पाथ डिफरेंस हमने, XD बाई कैपिटल डी, क्लियर है वाली बात। अच्छा, और फ्रिंज विड्थ देखा था बीटा क्या था, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो फाई की वैल्यू x के रिलेशन के साथ क्या आ गया 2 पाई x बाई बीटा, क्लियर, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन, यहाँ रख दें 5/2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो I0 cos स्क्वायर पाई x बाई बीटा। अब हमारे लिए इजी हो गया ना न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अपन इन रिलेशंस को, कि पैटर्न के सेंटर से या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी हमसे पूछेंगे, तो हम इस रिलेशन को अप्लाई कर देंगे, I0 cos स्क्वायर पाई x बाई बीटा, क्लियर। I0 क्या है याद रहे 4i, क्लियर, ओके। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के कंपैरिजन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक बार रिवाइज करें बात को। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब रूट I1 प्लस रूट I2 स्क्वायर, है ना, और इनको अगर एम्पलीट्यूड की टर्म्स में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, करके देखो जरा, है ना, पॉज करके I1 की वैल्यू लिखो KA1 स्क्वायर, देखो यार नहीं आ रहा, I2 को रखो KA2 स्क्वायर, ओके, और मिनिमम इसी तरीके से प्लस की जगह माइनस आ जाता है यहाँ पर। अब आपसे बोलते हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, रेशियो ले लें अपन इनको, कैसे के कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा आएगा हमारे पास में, है ना, देखिए इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हो, n+1 ओवर n-1 का होल स्क्वायर, n का मतलब यहाँ पर क्या है रूट I1 I2 या A1 बाई A2, फाइन, ओके। कई बार ये पूछा जाता है फ्रिंज विजिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, अब ये चीज़ 11th के आपके मैकेनिकल वेव्स में भी काम में आता है, राइट, वहाँ पर हम साउंड वेव्स को काम में लेते हैं, है ना, तो वो ऑर्डर ऑफ वहाँ पर हियरिंग कहलाता है, और यहाँ पर फ्रिंज विजिबिलिटी या ऑर्डर ऑफ व्यूइंग कहलाता है, देखने का ऑर्डर, राइट, ओके। फ्रिंज विजिबिलिटी को मैक्सिमम और मिनिमम से रेफर करते हैं यहाँ पर, कि हमारी जो एवरेज इंटेंसिटी होती है उसके रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रास्ट जो है वो कितना है, V आप याद रखो, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम डिवाइडेड बाई I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, ये फॉर्मूला, ये वैल्यूज़ रख दें, पॉज करो आप और I मैक्सिमम I मिनिमम की ये वैल्यूज़ रखो,
और करके देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा। जब आप खुद करके देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। फिर याद रखो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, चलिए अब जो फ्रिंजेस हैं स्क्रीन पर वो भी कई बार शिफ्ट हो जाती हैं यदि हम सोर्सेज में कुछ डिफरेंस लेके आते हैं, राइट। कैसे? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में सबसे पहले आइडिया लें कि पैटर्न में फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी तो सेंट्रल फ्रिंज भी शिफ्ट होगा, बाकी फ्रिंजेस भी शिफ्ट होंगी। तो पहले तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होती है, बार बार हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि एक मिसकंसेप्शन है कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑलवेज ओरिजिन पर बनता है। ओरिजिन मतलब स्क्रीन का सेंटर, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या कहते हैं, मैक्सिमम फॉर्म्ड एट द ओरिजिन इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा। नो, सबसे पहली बात तो ये नहीं होता है, ठीक है। जनरली ऐसा मान लेते हैं, ये हमने स्लेट ली, ये स्क्रीन और ये सेंटर, और यहाँ पर आपका बन रहा है ये। तो ये जो ओरिजिन है या स्क्रीन का सेंटर वहीं सेंट्रल मैक्सिमम बने, ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं होती है। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है कि सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमा फॉर्म्ड विद द जीरो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। दिस इज नॉट रॉन्ग। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस देखिए अभी तो जीरो है तो ठीक है, ये ओरिजिन पे बन रहा है, लेकिन ऑलवेज ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है, इट में फॉर्म्ड एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, कहीं भी बन सकता है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब क्या है, जीरो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस से बनने वाला मैक्सिमा, वो क्या कहलाता है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है? टॉपिक चल रहा था हमारा कि फ्रिंजेस शिफ्ट होती कैसे है। फ्रिंज शिफ्ट होंगी यदि कोई एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएंगी। तो वो कैसे होता है एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट? हम बात कर रहे थे कि सोर्सेज में कुछ चेंजेस ला दें हम। फाइन, ये हमारे पास YDAC का एक्सपेरिमेंटल सेटअप का रे डायग्राम। यदि हम किसी भी एक स्लिट के अपोजिट एक ट्रांसपेरेंट शीट को रख दें, एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दी मैंने यहाँ पर, है ना, टी इसका थिकनेस है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, राइट। तो सबसे पहले तो जो सेंटर पे बनने वाला जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा था, जीरो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस से बनने वाला है, वो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि होल सेंट्रल फ्रिंज हमारी जो है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो उस स्लिट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सेंटर शिफ्ट होगा तो साथ में पूरा का पूरा पैटर्न भी शिफ्ट होगा। तो ध्यान रहे कि जैसे एक ट्रांसपेरेंट शीट आप रखते हैं तो होल इंटरवेंस पैटर्न शिफ्ट S1 अपवर्ड है तो S1 की तरफ शिफ्ट हो गया। ये P ऊपर जो बन रहा था आपका सेंट्रल ब्राइट वो P पे बन रहा, तो सेंट्रल फ्रिंज ऊपर गया तो पूरा पैटर्न भी ऊपर चला जाएगा। पहला तो एक काम ये होगा। ओके, तो शिफ्ट ऑफ सेंट्रल फ्रिंज हम पता कर लेते हैं कितना हुआ है ये। लेट सेंट्रल जो हुआ है हमारा O से P तक, उसको हमने x कह दिया, ये x, तो ये x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। टू लाइट रेज जो S1 S2 से स्टार्ट हो रही हैं, P पॉइंट पर एक ही टाइम पर पहुंचे तो सेंट्रल फ्रिंजेस बनेगी एक ही टाइम पर, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो, टाइम इंटरवल जीरो, एक ही टाइम पर पहुंच रही थी। अब ये रख दिया तो ठीक है, यहाँ शिफ्ट हो गया है, लेकिन ये टाइम जो है देखिए ये डेंसर से निकल रहा है तो इसको यहाँ ज़्यादा टाइम लग गया एक्चुअली, चाहे ये रेयर से आ रही है, लेकिन P पर दोनों एक ही टाइम से पहुँच रही हैं तो यहाँ अब सेंटर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से ये वाला। तो कंडीशन हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाने वाली लाइट रे इक्वल टाइम में पहुँच रही है, तो T S2P और S1P, ठीक है, इक्वल। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस और वेलोसिटी, है ना, तो S2P में वेलोसिटी का डिवाइड कर देंगे और S1P यहाँ पर ये भी इंक्लूड है, डेंसर भी और रेयर मीडियम भी है आपका, राइट। तो बाइफर्केट कर लेते हैं कि S2P तो ठीक है, जैसे मान लो एयर है तो एयर में ही जा रहा है, लेकिन S1P की बात कर लें तो कुछ पार्ट तो ये T में से होके जाएगा, तो T डिवाइडेड बाई M का मतलब मीडियम के अंदर, और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो कितना बच गया, S1P माइनस T, ये आपका एयर में से जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक, राइट। C का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में, तो ये C कैंसिल हो गया तो C यहाँ आ गया आपका, राइट।
S1P को लेफ्ट में ले आए अपन -t, और C/cm स्नेल्स लॉ से म्यू, है ना। जिन्होंने भी रे ऑप्टिक्स नहीं देखा है उसको रेफर करें स्नेल्स लॉ। ये कैसे है, फाइन। तो ये हम कह सकते हैं म्यू -1t। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर आ गया है कि जैसे ही किसी स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट हम कोई पट्टिका को रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस t, तो हमारी जो वेव्स हैं उनके बीच में एडिशनल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। कितना हो जाता है, म्यू -1t। क्लियर है वाली बात, ओके। तो एडिशनल पाथ डिफरेंस ये क्रिएट हो गया डेल्टा वाई म्यू -1t, फाइन, ओके। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपकी नई पोजीशन पे पहुंच गई, जहां ऐसा हो सकता है कि पहले रखने से पहले वहां पर फोर्थ कोई डार्क बन रही है उसकी जगह आ गई, ऐसा हो सकता है सेकंड ब्राइट की जगह आ गई है ना। तो ये चीज हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, न्यू पोजीशन। इफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज रिसीव द पोजीशन ऑफ प्रीवियसली मेड nth ब्राइट फ्रिंज, पहले जो मान लो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की जगह थी वो वहां पर आई है सेंटर, है ना। तो यह कैसे होगा, कब होगा, तो एडिशनल पाथ डिफरेंस म्यू -1t यदि n लैम्डा के बराबर है ना। तो पाथ डिफरेंस क्या था, xn /d। उस केस में तो ब्राइट की जगह पे चला जाएगी, है ना। ऐसे केस में थिकनेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल आए तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपन n लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू -1। शिफ्ट यानी xn कहाँ पर शिफ्ट हो गया, पहले जो o था अब p, तो o से p के बीच का जो xn की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो आएगा म्यू -1t d/d, और हमें पता था लैम्डा कैपिटल d/d बीटा था ना, तो ये बीटा बाई लैम्डा हो गया हमारे पास में, राइट। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्राइट फ्रिंज की जगह पे ही जाए, ऐसा हो सकता है डार्क फ्रिंज की जगह पे चली जाए, nth डार्क। तो उस केस में एडिशनल जो पाथ डिफरेंस है म्यू -1t वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 2n - 1 λ/2, है ना। और वो डेल्टा वाई किसके बराबर था, xn स्मॉल d/d। तो हमसे पूछा जाए कि थिकनेस क्या है जो आपने स्ट्रिप रखी है उसकी t, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपन ट्वाइस, ये हमारे पास फैक्टर है एज इट इज 2n - 1 t की वैल्यू निकल रहे हैं तो म्यू -1 का डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर। शिफ्ट यानी xn की वैल्यू निकालें तो क्या ये रिलेशन आ जाएगा, देखो ध्यान से, क्लियर है क्या। अब जो शिफ्ट होता है फ्रिंजेस का वो फ्रिंज ऑर्डर n और वेवलेंथ लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों, कैसे, इस बात को डिस्कस कर लें। शिफ्ट हमने क्या देखा था, xn म्यू -1t कैपिटल d/d म्यू -1t बीटा बाई लैम्डा। पॉज करके रिवाइज करके देखो क्या ये था रिलेशन दोनों केसेस में। तो आप जरा गौर से देखो कि शिफ्ट में कहीं n नहीं आ रहा है आपका, xn में यहाँ पर कहीं n नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा है। ऑर्डर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो ऑल फ्रिंजेस चाहे वो ब्राइट हों चाहे डार्क हों, शिफ्ट विल बी इक्वल इन अमाउंट फ्रॉम ऑन प्रीवियस पोजीशन। कहने का मतलब भाई केवल सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो शिफ्ट होती नहीं है, सेंटर शिफ्ट होगा तो अपने साथ बाकी फ्रिंजेस भी शिफ्ट करेगा। जैसे पहले रखने से पहले, है ना, स्ट्रिप को रखने से पहले मान लीजिए कहीं ना कहीं तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज बन रही है ना, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज भी शिफ्ट हो गई है, ओके, समझ में आ रहा है। अब ब्राइट फ्रिंज है वो भी शिफ्ट हो रही है, तो वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जितना शिफ्ट होगी, मान लीजिए 1 mm शिफ्ट हुई है तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो पहले बन रही थी वो भी 1 mm शिफ्ट होगी। ये मतलब है इस बात का, कोई थर्ड ब्राइट फ्रिंज है तो वो पहले जहां बन रही थी अपनी जगह से वो भी 1 mm शिफ्ट होगी, ये मतलब ऐसा। तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो है ना, कौन सा ऑर्डर है। एग्जाम्पल के लिए शिफ्ट ऑफ जीरो ऑर्डर मैक्सिमम मतलब सेंटर ब्राइट फ्रिंज जितना हुआ, मान लीजिए 1 mm हुआ, तो सेवंथ ऑर्डर मैक्सिमा जो बन रहा था, सेवंथ ब्राइट फ्रिंज जो थी वो भी 1 mm शिफ्ट होगी। मिनिमा का कोई ले लिया मैंने, एट रैंडम एग्जांपल लिया, ये नाइन्थ, नॉट ओनली नाइन्थ, आप कुछ भी कहें, थर्ड जो है डार्क फ्रिंज वो भी 1 mm ही होगी। तो ये ऑर्डर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, एक आप देख सकते हैं कि ये इसमें कोई भी आपका लैम्डा का कोई फैक्टर है नहीं, म्यू -1t कैपिटल d/d, राइट। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किससे, वाइट लाइट से, राइट, तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की
वेव्स होती हैं, राइट। तो उस केस में हर कलर की जो होंगे शिफ्ट वो इक्वल होंगे। कहने का मतलब एग्जांपल के लिए शिफ्ट ऑफ रेड कलर्ड फ्रिंज इक्वल टू द शिफ्ट ऑफ वायलेट कलर फ्रिंज, ये सब आपस में इक्वल होंगे, राइट। वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सारे कलर इक्वल ही शिफ्ट होने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एम्पलीट्यूड ऑफ द टू कोहेरेंट लाइट वेव्स 1 and 2 यूनिट्स है, तो एवरेज इंटेंसिटी बताइए। अब एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई 2 रख दें, ये कैंसिल हो जाता है, ये ट्वाइस होके तो I1 प्लस I2 आया पहला। तो अब इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंसिटी क्या होती है के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर। अब के की वैल्यू नहीं गिवन तो आप उसको 1 मान लेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए कैसे लिखा हमने, के A1 स्क्वायर के A2 स्क्वायर, तो के की वैल्यू को 1 ले लेना है, इट इज इंपॉर्टेंट। A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 प्लस 4, तो कितना आ गया 5 यूनिट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। YDAC एक्सपेरिमेंट में रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ है 1:4, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी बताइए इंटरफेरेंस पैटर्न में। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो है ना, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द सोर्सेस, स्लिट विड्थ कह देते हैं इसको अपन। तो हम इसको W की टर्म्स में लिखते हैं, I प्रोपोर्शनल है W के एक तरीके से, राइट। ये है 1:4, वैल्यू रख दें 1 4 1 4, ये रख दिया। सॉल्व करें इसको, तो ये 1 ये 2 ये 1 -2 का स्क्वायर, तो क्या आने वाला है हमारे पास 1 + 2 3, नीचे -1 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या आ गया 9:1। क्लियर है। ओके, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो कोहेरेंट सोर्सेज है हमारे पास जिनकी इंटेंसिटी इक्वल है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पर 100 यूनिट। फिर कहते हैं इफ द इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ द सोर्स, अब पहले तो बराबर था तो 100 यूनिट था, अब एक सोर्स की इंटेंसिटी को 36% रिड्यूस कर दिया है। वो कर सकते हैं, साइज ऑफ स्लिट है या सोर्स है उसको कम करके, रिड्यूसिंग द विड्थ। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसी पॉइंट पर जहां 100 यूनिट था वहां क्या होगा। तो चलिए पहले तो प्रीवियस सिचुएशन ले लेते हैं। जब इक्वल इंटेंसिटी थी दोनों सोर्स की तो 4i होता है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू एक तरीके से 100 दे रखा है। तो यहां से इसका मतलब ये आ गया कि हर एक सोर्स की इंटेंसिटी क्या थी 25 यूनिट थी। तो हमने ये मान लिया ये I1 है। क्लियर है। अब सेकेंड सोर्स है उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया, कितना कर दिया 36%, तो 25 में का 36%, 36 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25, ये कर दिया अपन ने, ये 4 तो ये 9 हो जाएगा, तो सेकंड की इंटेंसिटी आ गई 16। क्लियर है। अब पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, राइट। तो अब मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी दोनों की डिफर हो गई है ना, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर था, रख दें इसमें वैल्यू अपन। एक को तो चेंज किया नहीं है 25, दूसरा 16, सॉल्व करें 5 + 4 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या गया है 81 यूनिट हो जाएगा। जहाँ जिस पॉइंट पर 100 यूनिट आ रहा था अब कितना रह गया है 81 यूनिट। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन YDAC मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिंजेस ऑप्टेन मिलती है स्क्रीन पर कुछ डिस्टेंस पर, फिर स्क्रीन को मूव करते हैं हम 5 × 10⁻² मीटर स्लिट की तरफ, तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाती है 10⁻³ मीटर से। भाई कैपिटल डी चेंज करेंगे तो बीटा भी चेंज हो जाएगा। क्यों, बीटा क्या होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो आपसे वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज पूछा है, जबकि स्लिट के बीच का डिफरेंस स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 0.03 mm। फाइन, सबसे पहले बीटा क्या है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। ओके, तो चेंज क्या कर रहे हैं इधर कैपिटल डी, तो बीटा में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा बीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं। फाइन, लैम्डा की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या ऐसा आ जाएगा हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यूज रखें जो गिवन है हमको कि डेल्टा बीटा में चेंज कितना आया 10⁻³ मीटर, राइट। और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 0.03 mm, तो mm को चेंज कर दिया मीटर में 10⁻³, और आपने कितना शिफ्ट किया था स्क्रीन को स्लिट की तरफ 5 × 10⁻² मीटर, ये रख दिया है ना। सॉल्व करें इसको, देखिए ऐसा आ जाएगा हमारे पास में
पॉज करके हमेशा करके देखें, कॉन्फिडेंस आए, है ना। छोटी सी कैलकुलेशन है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁷ मीटर। फाइन। एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहे तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। फाइन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो भी फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि डिफ्रैक्शन हम आपस में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।